अब है आर्थिक विस्तार। ठीक, आर्थिक विस्तार ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना। पोम्पोई, पोम्पोई क्या है? अब क्वेश्चन आएगा पोम्पोई क्या है। एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष, कमरे की दीवार पर मृतक पशु बनाए गए हैं। एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष है पोम्पोई। ठीक है, ये है भाई साहब, शानदार तरीके से बनाया गया है। ये तो इसका रंग जा चुका है अब, यहाँ पे तो वाकई में है बरकरार है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 2। रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक आत्मनिर्भर थी? रोमन परिवार की स्थिति की तुलना आज के भारतीय परिवार की स्थिति से करो। अपन से बढ़िया थी, क्योंकि सब अधिकार दिए गए थे। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिससे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलीय प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। कहाँ से आती थी? इटली से। किनका उपयोग होता था? गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। अब वो ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से रोमन साम्राज्य में कौन सी मदें प्रमुख व्यापारिक थी? गेहूं है ना, एक तो ये गेहूं है, अंगूरी शराब है और जैतून का तेल। और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहाँ इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्पोरा, ये क्वेश्चन आ चुका है, एम्पोरा क्या है? आई बात समझ में? एम्पोरा कहते हैं ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी ढुलाई। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोटी टेस्टेकियो स्थल पर स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष, 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है भाई, पाए गए। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और ये पता लगाने में सफल हुए कि उन्हें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागर क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम स्पेन में 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। 140 से 160 स्पेन में। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसलवीस कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, ड्रेसलवीस, ठीक है ना, आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसलवीस नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागर क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापार प्रसार था। भूमध्य सागर क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, ठीक है ना, ड्रेसलवीस। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे शख्स भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिनिधियों से तेल का व्यापार छीनने में सफल हुए। स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। सही बात है, ये सिद्धांत अब भी लागू है। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहे थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान
प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दी के अधिकांश भाग में इसका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के तीसरी और चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका इस क्षेत्र में बोलबाला। फिर भी 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। पूर्व परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया माइनर कहाँ है, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यात बन गए। दोबारा ले ले है ना भाई, देख ये तो वो है, शराब ले जाती थी इनमें, आई बात समझ में, ये सारा है ये, है ना, ये शायद पकड़ने का है यहाँ से। $5,000 करोड़ के लगभग प्राप्त हुए हैं ये। फ्रांस के दक्षिण तट के पास पोतबंग 1ली सदी ईस्वी, ये एम्पोरा इतावली है जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मोहर लगी हुई है। फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मोहर लगी हुई है। ना यहाँ से लेते हैं। ड्रेसलवीस क्या है? ड्रेसलवीस नामक कंटेनरों का अवशेष भूमध्य सागर क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापार प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। किससे? इतावलियों से। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी और चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में उनका इस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर भी 425 ईस्वी बाद पूरब ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। पूरब ने तोड़ दिया भाई। स्पेन ने अधिकार इटलियों का रहा कि स्पेन ने अधिकार कर लिया तेल के क्षेत्र में। जब स्पेन के बाद में अफ्रीका वासियों ने स्थान ले लिया स्पेनों का, है ना। फिर अफ्रीकाओं के बाद में 425 ईस्वी पूर्व उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। किसने? पूरब ने। 425 ईस्वी की बात आ गई अब। उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने फिर 425 ईस्वी के बाद पूरब ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। एक मिनट। फिर 425 ईस्वी के बाद पूरब ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फेयुम, गैलिली, वाइजेकियम, ट्यूनिशिया, दक्षिणी गौल। ऐसे साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में है कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फेयुम, गैलिली, वाइजेकियम यानी ट्यूनिशिया, दक्षिणी गौल जैसे
जिसे गेलिया नार्वोनेसिस कहते थे। ये नाम है भाई प्रसिद्ध उर्वरता के क्षेत्र। इटली में कैंपेनिया है, सिसिली है ना, इटली में कैंपेनिया और सिसिली। मिस्र में फेयूम और गैलीली, वाइजेक्यूमियन ट्यूनिसिया। दक्षिण कोल जिसे गैलियो नॉर्वेनेसिस कहते हैं, तथा वायटिका दक्षिण स्पेन। एस्ट्रोबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। तथा वायटिका दक्षिण स्पेन। एस्ट्रेबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। कहाँ से आती थी? कैंपेनिया से। सिसिली और वाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूँ का निर्यात करते थे। कौन करते थे यह बताइए? सिसिली और वाइजेकियम से क्या निर्यात होता था? गेहूँ। सिसिली और वाइजेकियम। और अंगूरी शराब कैंपेनिया से। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसिफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। जोसिफस ने। गैलीली। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडलक्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आता था। जो गैलीली में क्या है? गहन खेती। जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडलक्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणार्थ न्यूमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया। देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास ट्रांसहुमेंस व्यापक पैमाने पर होता था। यानी कि ऋतु के समय वहाँ से आ जाना और ऋतु चेंज होने पर वहाँ चल जाना, वही है एक जगह से दूसरी जगह जाना ऋतु में, वही है प्रवास। ट्रांसहुमेंस पैमाने पर होता। चरवाहे तथा अर्धयायावर अपने साथ में अवन आकार की झोंपड़ी जिन्हें मेपालिया कहते थे। चरवाहे तथा अर्धयायावर अपने साथ में अवन, ये आ सकता है भाई, ये आ सकता है कि अवन क्या है? अवन आकार की झोंपड़ी जिन्हें मेपोलिया कहते थे, यानी झोंपड़ियों को कहते हैं जिन्हें मेपोलिया कहते थे। आ सकता है मेपोलिया क्या है, बस ये क्वेश्चन आएगा। मेपोलिया क्या है? झोंपड़ियाँ। अवन क्या है? झोंपड़ियाँ। ओवन आकार की झोंपड़ियाँ, ओवन आकार की झोंपड़ियाँ जिन्हें मेपोलिया कहते हैं। उठाकर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक वासी किसानों की आबादी थी। कहाँ? स्पेन में। जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ये न मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदमी या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। कैस्टेला किन्हें कहा जाता था? गांवों को। वासी किसानों की आबादी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे, इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी,
इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम में पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले मीलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। जल शक्ति से मीलें। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। अच्छा, बात है पहली दूसरी शताब्दी की, वह टाइम भी है ना, खदान में जल शक्ति से खदानों को खोदी जाती थी। कहाँ की बात है? स्पेन की सोने चांदी की खानों में। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। सही बात है भाई। इजिप्ट की जो मम्मी है उन पर जो सोना मिला है ना, उनकी जो बॉडी के ऊपर जो सोना मिला है जो मम्मी में, वो सोना अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इतना खासी, इतना शुद्ध और टिकाऊ सोना इजिप्ट मिस्र वगैरह में जो मम्मी होती है ना, उन पे जो सोना मिला है वो। इतिहासकर्ता खोज रहे हैं कि ये इनका उद्योग कहाँ किया जाता था, कहाँ पे करते थे, ये कहाँ से आता था यहाँ पे सोना, किस प्रकार से बनाते थे, देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता, बैंकिंग व्यवस्था थी। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। ये दास प्रथा का सिस्टम थोड़ा बहुत गलत था इनका, और बाकी सब ठीक ठाक था भाई। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादक के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। कुछ रहा थोड़ी है। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। क्रियाकलाप। मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों पर काम करने वाले पुरातत्व बहुत कुछ जासूसों की तरह होते हैं। क्यों? स्पष्ट करो। एम्पोरा हमें रोम के काल के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आर्थिक जनजीवन के बारे में क्या बताते हैं? मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों पर काम करने वाले पुरातत्वविद बहुत कुछ जासूसों की तरह होते हैं। क्यों? वही उनका पता करते हैं कहाँ से आए, कहाँ जाते हैं, क्या क्या काम में लिए जाते थे, इनके अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वगैरह वगैरह। और उनको प्राप्त करना किसके क्या क्या काम में लिए जाते थे, उनका पता करना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए एक जासूस कहा जाता था। स्पष्ट करो। एम्पोरा हमें रोम काल के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आर्थिक जनजीवन के बारे में क्या बताते हैं? एम्पोरा पढ़ा था कि एम्पोरा क्या है? झोंपड़ियों को तो ओवन आकार की झोंपड़ियों को तो कहा जाता है मेपोलिया, और जो पहाड़ी की चोटियों पर बसे गांव होते थे उन्हें कहा जाता था कैस्टेला, है ना। ट्यूनीसिया। बेन एम्फोरा ये है शराब के रखने के साधन। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों का अवशेष हों। ड्रेसल बीस।
एम्फोरा कहते हैं। मटकों या कंटेनर में होती थी जिन्हें एम्फोरा। ठीक। किसकी मोहर लगी हुई है? पौंडी के झील के निकट। पौंडी झील के निकट के उत्पादक की मोहर लगी हुई है। पौंडी के झील के निकट के उत्पादक की मोहर लगी हुई है। अब है श्रमिकों पर नियंत्रण। दासों के प्रति व्यवहार। दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहर के शासक लूसियस फेडेनियस सेकेंडस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेंटनर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसालें लिए भाड़े भीड़ ने इस आदेश को क्रियान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। दोबारा देख लेते हैं दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहर के शासक लूसियस फेडेनिक सेंडिकस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसाले लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को क्रियान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। नीरो ने उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। टेसियस 55 से 117 आर्मिक साम्राज्य का इतिहासकार। टेसिटस है, टेसियस नहीं है, टेसिटस। दासों के प्रति व्यवहार। टेसिटस। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दासी बनते थे। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दासी बनते थे। सामने के पृष्ठ पर आरंभिक तीसरी सदी ईस्वी चर्चल अल्जीरिया पिचकारी। यहाँ कृषि के दृश्य। ऊपर बीज बोना व हल चलाना, नीचे अंगूर के बागानों में काम करना। कहाँ है? ये है, इसके बारे में है ये। आरंभिक तीसरी सदी ईस्वी चर्चल अल्जीरिया की पिचकारी। यहाँ कृषि के दृश्य। ऊपर बीज बोना व हल चलाना, अंगूर के बागानों में काम करना। ये है, अंगूर के बागानों में काम करना। ठीक है। अब श्रमिकों पर नियंत्रण। विचार करना प्रासंगिक होगा।
ये पढ़ना है अब, श्रमिकों पर नियंत्रण। और ये कौन सा था? आर्थिक विस्तार। मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों पर काम करने वाले पुरातात्विक बहुत कुछ जासूसों की तरह होते हैं, क्यों? स्पष्ट करो। एम्पोरा हमें रोम काल के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आर्थिक जनजीवन के बारे में क्या बताते हैं? ऋतु प्रवाह से तात्पर्य ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम अनुसार वार्षिक आवागमन। श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिम एशिया के दोनों ही क्षेत्रों में दास तक की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। समझ में नहीं आई भाई कुछ भी। बात आ रही है श्रमिकों पर नियंत्रण, पार्ट 2 है ना। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी कि पश्चिम एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी 4वीं शताब्दी में राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। किसने? ईसाई धर्म ने। राज्य धर्म कब बना था? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। ऑगस्टस के शासनकाल की बात है भाई। ऑगस्टस कहाँ का शासक था? इटली। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। अच्छा, हिसाब किताब पर। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर अनेक साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार क्या कहता है? नीरो के शासनकाल में घटी प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार क्या कहता है? हाशिए पर बॉक्स में। ये है नीरो। टेसिटस। वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासनकाल घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार क्या कहता है? हाशिए पर बॉक्स में। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। दास प्रजनन कमी आने लगी। दास श्रम का प्रयोग करने वालों को स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर
रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था कि व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किए जाने लगा, जहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे गुलामों। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक दक्षिणी स्पेन से आए लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। सही है। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता कि उनमें से कौन काम कर रहा है, कौन कामचोर। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। बरस्ट प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियाँ श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। ये भी बात सही है भाई। अधिकांश फैक्ट्रियाँ वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण कानून कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल रेशम की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है, जहां उनके अनुसार कितना ही यहाँ से दोबारा सिलाई। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियाँ श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। सही बात है। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी। कामगारों के एप्रोनों मतलब उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता हो, क्योंकि 3री शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने को उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्री और कारखानों पर लागू होती थी। 398 के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था। 398 के एक कानून में
ताकि यदि वे भागते और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है। दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है, हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरी शताब्दी। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी कि भाई ऋण चुकाते रहेंगे, लेकिन आप खाना दे देना हमको। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टीन ने एक बार अपने वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र बाण नष्ट कर डाले। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त कर साहूकारों के ऋण पत्र बाण नष्ट कर डाले। यहूदी विद्रोह। यह विद्रोह जूडेया में रोम के शासन के विरुद्ध हुआ, जिससे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। यह विद्रोह जूडेया में रोम के शासन के विरुद्ध हुआ, जिससे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों को आकर्षित करने के 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत दारा शहर का निर्माण किया। दारा। कुछ दस्तावेजों पेपायरस का भोजन से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के भूमध्य सागर क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। सामाजिक श्रेणियाँ। पेपायरी मतलब पेपायरस का बहुवचन। और ये कौन सा है? यहूदी विद्रोह। यह विद्रोह जूडेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ, जिससे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। अब है सामाजिक श्रेणियाँ। सामाजिक श्रेणियाँ। परिवर्तित प्रकाल। सामाजिक श्रेणियाँ। फ्रैंकिनसेंस एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे वोसेवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। वोसवेलिया। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था।
फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। भाई ये क्या है? फ्रैंकिनसेंस एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। वो ये पूछेगा फ्रैंकिनसेंस है या फिर फ्रैंकिनसेंस से संबंधित निम्न कौन से कथन सत्य हैं। यह एक यूरोपीय नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है। राल मतलब इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे वोसेवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। फ्रैंकिनसेंस किससे प्राप्त किया जाता था? वोसेवेलिया पेड़ का नाम है। इस पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बहुत बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। तीन सौ अट्ठानवे के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं और इस प्रकार वे अपने कामगारों का खड़ा नियंत्रण कामगारों पर। दूसरी शताब्दी प्रारंभ अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है। 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह। इसके बारे में यह विद्रोह जूडेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूची पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमा क्षेत्र में तारा शहर का निर्माण किया था। दोबारा से फिर भी हम इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों को आकर्षित कर के 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमा क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमा क्षेत्र के दारा शहर का निर्माण, यानी कि ओनली 21 दिन में 7 दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों पेपायरिस का बहुवचन से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागर क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। अब है सामाजिक श्रेणियाँ, क्रियाकलाप। इस अध्याय में 3 ऐसे लेखकों का उल्लेख किया गया है जिनकी रचना का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि रोम के लोग अपने कामगारों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उस अनुभव को स्वयं फिर से पढ़िए और उन 2 तरीकों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखते थे। यह है भाई सामाजिक श्रेणी आ रही है। अब कोई रहा हो तो उसको देख लेते हैं। फ्रैंकिनसेंस भाई हल का प्रयोग तो यहाँ भी किया जा रहा है ना।
अपने देश से ही गया है तो ये हल्का सिस्टम इधर। देखें सामने के पृष्ठ पर आरंभिक तीसरी सदी ईस्वी तीसरी सदी ईस्वी चर्चल अर्जीरिया की पिचकारी, यहाँ कृषि के दृश्य, ऊपर बीज बोना व हल चलाना, नीचे अंगूर के बागानों में काम करना। सेल्फ ब्रीडिंग टैसिटस। आगे चलते हैं अब। सामाजिक श्रेणियाँ। सामाजिक श्रेणियाँ। आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, पैट्रिक शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वारोही, वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सामान्य वर्ग। 1 मिनट। सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार का नाम है टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। एक तो है सेनेटर, सेंटेस शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वारोही, वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सामान्य वर्ग, जिनका संबंध महान घरानों से था। अनुयायी अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य। पोहड़ निम्नतम वर्ग यानी कि कमीनकारू, प्लेसोडिडा, जिनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदि थे। और अंततः दास। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतावली परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के आरंभ काल में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ, टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह हैं। सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग एस्ट्रोक्सरी बन चुके थे और उनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विस्तृत सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिसकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टेसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों क्लाइंट्स आश्रितों के रूप में वर्णन किया। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता इन मध्यम वर्गीय परिवारों को भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतम वर्गों का विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से होमलिओरेस यानी निम्नतम वर्ग कहा जाता था। दोबारा देखते हैं सामाजिक श्रेणियाँ। आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है कि सेनेटर, पैट्रिक शाब्दिक अर्थ है पिता, अश्वारोही, वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सामान्य वर्ग, जिनका संबंध महान घरानों से था। पोहड़ निम्नतम वर्ग यानी कि कम्युनकारू, प्लेसोडिडा, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी इतावली परिवारों के थे।
साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी प्रारंभिक काल में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासन काल से आरंभ हुआ। टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही, सेनेटर नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग यानी सेनेटर नाइट और अश्वारोही बन चुके थे, एस्ट्रोसी बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से विश्व सैनिक सम्राट वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिन्हें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इन सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों क्लाइनेट्स के रूप में वर्णन किया। आश्रितों टैसिटस मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इस मध्यम वर्गीय परिवार का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतम वर्गों का एक विशाल समूह था। मुख्य रूप से सरकारी सेवा, राज्य निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों को भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतम वर्गों का विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से होमली ओरिस यानी निम्नतम वर्ग। एक मिनट। टेसिटस ने सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों को पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतम वर्गों के विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से होमली ओरिस, अब ये आ गया होमली ओरिस क्या है, भारी संख्या में निम्नतम वर्गों का एक विशाल समूह था, यानी निम्नतम वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार, अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। स्वयं नियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिम साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ काल के एक इतिहासकार ओल्पिओडोरस ने जो एक राजदूत भी था ओल्पिओडोरस लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपयोग वे सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी, क्योंकि स्पेन को खानों से 5वीं शताब्दी के प्रारंभ काल के एक इतिहासकार ओलम्पियोडोरस ने जो एक राजदूत भी था लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी स्पेन को, और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई। कास्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। कास्टेंटाइन परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। कास्टेंटाइन का क्या है भाई?
कांस्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की स्थापित की और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे। नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीनी जैसे कि परिसंपत्तियाँ खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासवेदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात एवं सैन्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। पूर्वी भाग के शहरों में। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में एम्ब्रोज जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर तथा दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। एम्ब्रोस हो जाए बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। एक घोड़दौड़ का मैदान, एम्पोड्रोम, अनेक मंच मंदिर। सुन मेरी बात। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। एक घोड़दौड़ का मैदान, हिप्पोड्रोम, अनेक मंच मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानगार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब, अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की संख्या 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। थेब्स का ओलिपिओडोरस थेब्स का अश्वारोही इक्वाइटस या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइटस कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी, साहूकार, बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। परवर्ती पुराकाल, इसको पढ़ेंगे बाद में।